तो फिल्म की शुरुआत में हमें तकरीबन तबाह हुई दुनिया को दिखाया जाता है और एक न्यूज रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि आज से 10 साल पहले इस दुनिया में भयानक ज़ॉम्बी वायरस फैला था। ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं थी, बल्कि जिंदा इंसानों और मुर्दा लाशों के बीच एक बहुत बड़ी जंग थी जो पूरी दुनिया में चल रही थी। ज़ॉम्बीज और इंसानों की इस जंग में करीब 2 मिलियन लोग मारे गए। जो लोग मरते वो ज़ॉम्बी में बदल जाते और ऐसे दुनिया इंसानों के बजाय ज़ॉम्बीज से भरने लगी और इंसानियत खत्म होने पर आ गई। इस जंग को जीतने के लिए फिर गवर्नमेंट को एक बहुत ही खतरनाक फैसला लेना पड़ा। इन लोगों ने प्लान किया कि ये लोग हर उस जगह को बॉम्ब्स के जरिए तबाह कर देंगे जहाँ पर ज्यादा इन्फेक्टेड लोग हैं। ज़ॉम्बीज तो खत्म हो गए, पर बुरी बात ये थी कि इन जगहों पर मौजूद सर्वाइवर्स भी मारे गए थे। गवर्नमेंट ने उन सर्वाइवर्स के बारे में कुछ नहीं सोचा था, क्योंकि इस वायरस को कंट्रोल करने का ये आखिरी ही रास्ता बचा था। अब 10 सालों के बाद सोसाइटी ने अपने आप को दोबारा से बना तो लिया है, लेकिन अभी भी इस दुनिया में तबाही साफ नजर आती है। इसी न्यूज रिपोर्ट में हमें रिजॉर्ट नाम के एक फेमस होटल के बारे में भी पता चलता है, जो पिछले 10 सालों में सभी लोगों की एंटरटेनमेंट बना हुआ था। इसलिए नहीं कि वहाँ खाना अच्छा था या माहौल अच्छा था, बल्कि इसलिए कि ये रिजॉर्ट आइलैंड्स पर बनाए गए थे, उन आइलैंड्स पर जहाँ पर अभी भी ज़ॉम्बीज मौजूद थे। लोगों के अंदर एक नया शौक पैदा हो गया था ज़ॉम्बीज को शिकार करने का। द रिजॉर्ट नाम के ये होटल्स बहुत ही सिक्योरिटी के साथ अपने गेस्ट को रिजॉर्ट के अंदर लेकर जाते थे और फिर उन्हें अपने ही साथ ज़ॉम्बीज की शिकार पर भी ले जाते थे। ज़ॉम्बीज के शिकार करने को इन लोगों ने थेरेपी का नाम दे दिया था। उनका मानना था कि वो लोग जो अपनी फैमिली से बिछड़ने के गम में हैं, वो आकर इन ज़ॉम्बीज से अपना बदला ले सकते हैं और अपने गुस्से की आग को कम कर सकते हैं। इस न्यूज रिपोर्ट में द रिजॉर्ट का बताने का मकसद ये नहीं था कि लोग रिजॉर्ट में जाना शुरू कर दें, बल्कि न्यूज रिपोर्ट बताती है कि रिजॉर्ट नाम के वो होटल ही दोबारा से ज़ॉम्बीज के इस खतरे को दुनिया पर फैला चुके हैं और गवर्नमेंट ने दोबारा ये फैसला लिया है कि जहाँ जहाँ द रिजॉर्ट होटल हैं उन आइलैंड्स को ही तबाह कर दिया जाएगा। यानी वहाँ पर जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए गए थे ज़ॉम्बीज को इंसानों से दूर रखने के लिए, वो सारे पैसे जाया हो चुके थे। अब रिजॉर्ट में ऐसा क्या हुआ था कि वायरस दोबारा फैलने लगा और सिक्योरिटी फेल हो गई। ये दिखाने के लिए सीन्स कुछ दिन फ्लैशबैक में चले जाते हैं। हमें मिलानी और उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है। पता चलता है कि मिलानी उस पुरानी जंग की वजह से गहरे सदमे में है। उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, क्योंकि उसने अपने फादर को ही ज़ॉम्बी बनते देखा था और आज भी वो सीन उसकी आंखों के सामने घूमता है और उसे डिस्टर्ब करता है। इसी वजह से वो जिंदगी को नॉर्मल करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। उसकी इसी स्ट्रगल को देखते हुए लोगों ने उसे रिजॉर्ट के बारे में बताया और कहा कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, शायद ज़ॉम्बीज को मारने के बाद तुम्हें तुम्हारे ट्रॉमा से लड़ने के लिए कुछ मदद मिल जाए। इसीलिए वो अपने फ्रेंड और उसके कुछ दोस्तों को भी अपने साथ चलने के लिए मना लेती है। रिजॉर्ट की तरफ सफर करते हुए मेलानी 2 लड़कों से भी मिलती है। ये दोनों बेसिकली एक गेमर है और गेम में ही इन्होंने रिजॉर्ट के ये टिकट जीते हैं, इसीलिए तो वो इन वेकेशंस के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। यहीं पर मेलानी एक लड़के से भी मिलती है जो बताती है कि उसके फियांसी ने ठीक शादी से पहले उसे छोड़ दिया है और इसी गम से लड़ने के लिए वो दी रिजॉर्ट जा रही है। ये लोग अब रिजॉर्ट पहुंचकर यहाँ के लग्जूरियस लॉन्च में पहुंच जाते हैं और लॉन्च की खिड़की से मेलानी एक रेफ्यूजी कैंप को देखती है। ये कैंप होप फॉर यू नाम की एक चैरिटी चलाती है। जो लोग ज़ॉम्बी वॉर की वजह से बेघर हो गए थे, ये चैरिटी उनको रहने की जगह देती है। इसी रेफ्यूजी कैंप के पास मेलानी को एक छोटी बच्ची दिखती है जो फेंस पार कर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम ने फौरन ही उसे रोक दिया और ये देखकर मेलानी को एहसास हुआ कि जहां हम जैसे लोग सिर्फ अपनी अयाशी के लिए ज़ॉम्बीज को मारने के लिए जा रहे हैं, वही इन बचे हुए ज़ॉम्बीज की वजह से आज भी कुछ लोग परेशान हैं और उसे एहसास होता है कि अब उन ज़ॉम्बीज को मार देना चाहिए। अमीरों की एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें जिंदा नहीं रखना चाहिए। इसी टाइम पर इन्हें एक वेलकम वीडियो दिखाई जाती है जहां पर रिजॉर्ट की ओनर इन सबको यहां आने के लिए वेलकम कर रही थी। वो अपनी तारीफ करते हुए बताती है कि किस तरह उसने इस इतने बुरे डिजास्टर के अंदर भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी। उसने ये रिजॉर्ट बनाया ताकि गरीब लोगों की मदद की जा सके। बहुत से लोग अब उसकी रिजॉर्ट्स में जॉब करते हैं और इस तरह दुनिया की गिरती हुई इकोनॉमी को भी फायदा हुआ है। और साथ ही साथ जो लोग ज़ॉम्बीज को मारने के लिए आते हैं, अपने ट्रॉमा से लड़ने के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। वो सबको यहाँ आने के लिए थैंक्स कहती है, जिसके बाद सभी लोगों को बताया जाता है कि बाहर ज़ॉम्बीज का शिकार करने जाने से पहले सभी को वेपन्स चलाने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उन्हें एक शूटिंग रेंज पर ले जाया जाता है। इंस्ट्रक्टर सबको बताता है कि ज़ॉम्बीज को मारने का बस एक ही तरीका है कि सीधा उनके सर पर गोली मारी जाए। इसलिए वो बार बार सब लोगों को परफेक्ट निशाना लगाने की ट्रेनिंग दे रहा था। यहाँ पर सभी काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन मेलानी एक भी मर्तबा ट्रिगर नहीं दबा पाती, क्योंकि उसे बार बार अपने डैड की याद आ रही थी और वो सोचती है कि क्या उसने यहाँ आकर कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया। उस रात यहाँ पर एक वेलकम पार्टी भी होती है। यहाँ की ओनर सभी मेहमानों को ये दिखाती है
कि ये जगह उनके लिए बहुत ही ज्यादा सेफ है और उनके कंट्रोल में है। ये दिखाने के लिए वो एक बंधी हुई ज़ॉम्बी को स्टेज पर भी ले आती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो जाती है, सबको ये प्रूव करने के लिए कि उसे ज़ॉम्बीज से डर नहीं लगता और ना ही बाकी लोगों को रिजॉर्ट में होते हुए ज़ॉम्बीज से डरने की जरूरत है। उसकी स्पीच देते ही सारे क्लैपिंग करने लग जाते हैं, जिसके बाद सभी पार्टी कंटिन्यू कर देते हैं। जिस टाइम सब लोग पार्टी में बिजी थे, हम देखते हैं कि सैंडी नाम की वो लड़की जिसका फियांसे उसे छोड़कर चला गया था, वो चुपके से यहाँ के कंट्रोल रूम में घुस जाती है और पता चलता है कि वो यहाँ पर किसी बड़े प्लान से आई हुई थी। वो एक एक्टिविस्ट ग्रुप की मेंबर थी। जो एक्टिविस्ट ग्रुप ये मानता था कि रिजॉर्ट ठीक नहीं है। वो यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर को हैक कर लेती है और वहां से कुछ फाइल्स डाउनलोड करके यहाँ से भाग जाती है। वो असल में इस रिजॉर्ट के सारे बुरे और खतरनाक कामों का पर्दाफाश करना चाहती थी। सैडी को बस यही पता था कि उसने कंप्यूटर्स को हैक करके यहाँ से सिर्फ डाटा चुराया है। उसे ये नहीं पता था कि उसके एक्टिविस्ट ग्रुप ने ही उसे धोखा दे दिया है और उसके कंप्यूटर को हैक करने की वजह से कंप्यूटर में वायरस भी अपलोड हो गया है। खैर वो तो यहाँ से निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद रिजॉर्ट के इंजीनियर्स सिस्टम में खराबी नोटिस कर लेते हैं। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यहाँ के स्लो हो जाते हैं, सीसीटीवी काम करना बंद हो जाते हैं। हालात इतने खराब हो रहे थे, इन्हें ऑनर को बताना चाहिए था, पर अपनी जॉब्स बचाने के चक्कर में इन्होंने ऑनर को कुछ नहीं बताया। पूरी रात उन्होंने सिस्टम ठीक करने में लगा दी, लेकिन वो कुछ भी ठीक नहीं कर पाए। अगली सुबह हमें दिखाया गया कि असली गेम शुरू हो रहा था। सभी गेस्ट एक सफारी ट्रक में बैठकर होटल के सेफ जोन से बाहर निकल जाते हैं ज़ॉम्बीज का शिकार करने के लिए। सेफ जोन के बाहर ज़ॉम्बीज अभी भी खुले घूम रहे हैं। गाइड यहाँ का रूल समझाता है कि तुम्हें कभी भी इस ट्रक से बाहर नहीं निकलना। इस ट्रक में बैठे बैठे ही सभी ज़ॉम्बीज को मारना होगा। सभी ग्रुप बहुत ही एक्साइटेड होकर ये काम कर रहे थे और उन्हें अच्छा भी लग रहा था। मेलिनी के ग्रुप वाले भी एक एक करके ज़ॉम्बीज को मारना शुरू हो गए थे। गेमर्स ने तो बहुत एक्साइटेडली ये किया था और दो ज़ॉम्बीज को मार दिया था। उसके बाद मेलिनी के फ्रेंड ने भी बहुत से ज़ॉम्बीज को मारा और जब मेलिनी की बारी आई और उसने स्नाइपर के टेलीस्कोप से ज़ॉम्बी को देखा तो उसे ज़ॉम्बी की आंखों में उदासी दिखाई दी। ज़ॉम्बी को देखकर उसे ज़ॉम्बी में वो इंसान दिखाई दिया जो कभी जिंदा हुआ करता था। वो उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और स्नाइपर नीचे कर लेती है। तभी उसकी जगह उसके ग्रुप का एक सोल्जर आता है और जल्दी से उस ज़ॉम्बी को मार देता है। उसकी स्किल्स को देखकर यहाँ के गाइड्स भी हैरान रह जाते हैं। जैसे जैसे शाम ढलती है, ग्रुप को सफारी जोन में एक सेफ कैंप में ले जाया जाता है। इस जगह पर चारों तरफ कांटे लगाए गए थे इंसानों को ज़ॉम्बीज से बचाने के लिए। ये लोग बोनफायर बनाकर बातें करने लग जाते हैं। मेलिनी सबको बताती है कि उसे ज़ॉम्बीज से बहुत ज्यादा नफरत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ज़ॉम्बी को मार नहीं पाई क्योंकि वो कंफ्यूज है कि क्या ज़ॉम्बीज को मारना सही है। सैडी कहती है ये लोग जो उन्हें गोश्त के टुकड़े की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ अपने फन के लिए, उससे तो बेहतर है कि इन्हें मार दिया जाए। पर मेलिनी को लगता था कि इस तरह अगर वो एक ज़ॉम्बी को मारती है तो उसके अंदर किसी भी इंसान को मारने की भी हिम्मत पैदा हो जाती है और ऐसे मॉन्स्टर्स को मारते मारते वो खुद कब मॉन्स्टर बन जाए इन्हें पता भी नहीं चलेगा। इधर कंट्रोल रूम में हालात हाथ से निकलते जा रहे थे। इंजीनियर्स को आखिरकार एहसास होता है कि सिस्टम फेल हो चुका है। इस सिस्टम को ये लोग दोबारा से ठीक नहीं कर पाएंगे और इन्हें अब अपनी बॉस को ये सब बताना ही होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, कंप्यूटर सिस्टम पूरी तरह क्रैश हो जाता है। इतने में वो अपने बॉस को ही जाकर बताते ही हैं तो यहाँ देखने को मिलता है कि सारा सर्वेलेंस सिस्टम तबाह हो गया है। कैमरास बंद हो चुके थे, यहाँ तक कि बाहर कैंप के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉनिक फेंस लगाई हुई थी ज़ॉम्बीज से बचने के लिए, उसी को भी यहीं से कंट्रोल किया जाता था और सिस्टम खराब होने की वजह से वो भी बंद हो गई थी। यहाँ के सारे सिक्योरिटी दरवाजे खुल गए थे, जिसकी वजह से जितने भी ज़ॉम्बीज पिंजरों में बैठे हुए थे वो आजाद हो जाते हैं और एक ही पल में वो रिजॉर्ट एक खेल के मैदान से एक स्लॉटर हाउस में बदल जाता है। ये ज़ॉम्बीज यहाँ पर मौजूद सारे गेस्ट के ऊपर हमला कर देते हैं जो कुछ देर पहले उनका मजाक उड़ा रहे थे। कंट्रोल रूम में भी अफरा तफरी मच जाती है। वेलरी जो यहाँ की ऑनर है वो भी सब कुछ यहाँ तबाह होता देखते हुए बाकी सब लोगों की जान की परवाह किए बगैर अपने ऑफिस में जाकर छुप जाती है। उसके एम्प्लॉयज और उसके अच्छे दोस्त भी अब हॉलवे में चीख चिल्ला रहे थे। उनके ऊपर ज़ॉम्बीज अटैक कर रहे थे और वो ये सब चीजें बस सुन रही थी। बाहर सफारी कैंप में गेस्ट को इस तबाही का तब तक पता नहीं चलता जब तक पावर नहीं चली जाती। उनके ट्रक की लाइट्स भी बुझ जाती हैं और अचानक अंधेरे में से ज़ॉम्बीज का एक बहुत बड़ा ग्रुप निकलना शुरू होता है। टूर गाइड मदद बुलाने के लिए कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक ऑटोमेटिक मैसेज लिखा हुआ आ जाता है, ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। ये असल में गवर्नमेंट का वही प्रोटोकॉल, वही फैसला था जो उन्होंने इस दुनिया से ज़ॉम्बीज को खत्म करने के लिए लिया था। इस टाइम इस प्रोटोकॉल का यहाँ पर एक्टिवेट होने का मतलब ये था कि गवर्नमेंट को पता चल गया था कि इस आइलैंड पर ज़ॉम्बीज तबाही मचाना शुरू हो गए हैं। ये आइलैंड खतरे में आ चुका है और इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इस आइलैंड को भी अब बॉम्ब से तबाह कर दिया जाएगा। आइलैंड के तबाह होने में कुछ ही घंटे बचे थे और इन्हीं कुछ घंटों में इस सर्वाइवर्स को किसी तरह अपने आप को बचाकर इस आइलैंड से बाहर निकलना था। गवर्नमेंट के इस प्रोटोकॉल में ये लोग जानते थे कि किसी भी सर्वाइवर को नहीं बचाया जाता। इस डर के माहौल में इतनी देर में ज़ॉम्बीज इनके कैंप पर भी हमला कर देते हैं और इनका टूर गाइड इस हमले में मारा जाता है। ग्रुप को अपने बचाव के लिए भागना पड़ता है। ये लोग सफारी ट्रक को यूज करने की कोशिश करते हैं पर पता चलता है कि ये सेंट्रल कंप्यूटर से लिंक था
और कंप्यूटर में वायरस की वजह से अब ये लोग ये ट्रक भी नहीं चला सकते। ग्रुप को अपने बचाव के लिए खुद ही यहाँ से भागना पड़ता है, पर ज़ॉम्बीज अब उनके पीछे थे। एक ज़ॉम्बी दोनों में से एक गेमर को भी काट लेता है, जिसकी वजह से उसके दूसरे दोस्त को खुद ही अपने दोस्त को मारना पड़ता है ताकि वो ज़ॉम्बी बनकर कम से कम ना जिंदा हो। ये काम करने के बाद वो टूट गया था, लेकिन बाकी सब ने उसे संभाल लिया। ये लोग अपने बचाव के लिए फैसला करते हैं कि ये लोग आइलैंड से दूसरी तरफ जाएंगे और बोट लेकर इस आइलैंड से निकल जाएंगे इससे पहले कि यहाँ पर बॉम्बिंग शुरू हो। वहां तक जाने के लिए इन्हें पैदल ही जंगल के रास्ते जाना होगा और जानते थे कि रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज इनके सामने आ जाएंगे। यहीं पर चलते चलते सोल्जर को वो बात याद आ जाती है। सैडी को कंट्रोल रूम से निकलते हुए देखा था, वो सब कुछ समझ जाता है। वो सैडी के सर पर गन रखते हुए पूछता है, बताओ तुमने क्या किया। डरी हुई सैडी सब उगल देती है और बताती है कि मैं एक्टिविस्ट ग्रुप का हिस्सा हूँ। वो बताती है कि मैं सिर्फ यहाँ पर आई थी कंप्यूटर को हैक करके इस होटल की करप्शन के सबूत लेने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे ग्रुप वालों ने इस चिप के अंदर वायरस इंस्टॉल किया हुआ है। ग्रुप को सैडी के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो लोग उसे यहीं पर छोड़ जाने का फैसला करते हैं, पर मेलिनी को उस पर रहम आ जाता है और वो उसे साथ ले जाने की जिद करती है, क्योंकि जो कुछ भी उसने किया था वो अनजाने में किया था। ऐसे ही भागते भागते ये लोग होटल के करीब पहुंच जाते हैं। होटल के बैक कॉरिडोर से निकलते हुए इन्हें आइलैंड की दूसरी तरफ जाना था, पर अब इस तंग से कॉरिडोर में भी वो ज़ॉम्बीज उनका पीछा कर रहे थे और इस सारी अफरा तफरी में सैडी और जैक अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं। ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप उन्हें इर्द गिर्द से घेर लेता है। सैडी जो इस टाइम अपने आप को ही इन सारी चीजों का जिम्मेदार मान रही थी, वो भी नोटिस करती है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है और जल्द ही वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगी। इसीलिए जैक को बचाने के लिए वो अपना सैक्रिफाइस देती है और अपनी चुराई हुई फ्लैश जैक को देते हुए उसे यहाँ से भाग जाने को कहती है और खुद ज़ॉम्बीज की तरफ भागने लग जाती है ताकि वो ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके जैक को बचा सके। बचे हुए सारे लोग और जैक भी अब वापस मिल जाते हैं और पीछे के एक गेट के अंदर जाकर उसे लॉक करने में कामयाब हो जाते हैं और इस तरह ज़ॉम्बीज के एक बहुत बड़े ग्रुप से ये चारों बच जाते हैं। पता चलता है कि ये लोग जिस जगह पर आए थे ये कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग लग रही थी। इस बिल्डिंग के अंदर इन्हें बहुत ही अजीब चीजें मिलती हैं, सूटकेसेस और यहाँ तक के कुछ पेपर्स भी। ये पेपर्स उन रेफ्यूजीज के थे जो होप फॉर यू नाम के इस कैंप में रहते थे, पर यहाँ इस फैक्ट्री में होने वाली चीजों से ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि होप फॉर यू एक कैंप नहीं था, ये रिजॉर्ट का सप्लाई चेन का हिस्सा था। मतलब होप फॉर यू चैरिटी का सिर्फ दिखावा कर रहा था, वो तो मजबूर लोगों को यहाँ पर रेफ्यूजीज बनाकर लाता था और फिर इस आइलैंड पर लाकर उन्हें ज़ॉम्बी वायरस से इंजेक्ट कर ज़ॉम्बी बना देता था ताकि द रिजॉर्ट का बिजनेस चलता रहे और अमीर मेहमानों को शूट करने के लिए ज़ॉम्बीज मिलते रहे। यहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज मौजूद थे ये उस टाइम के नहीं थे जब ज़ॉम्बी वायरस फैला था। अब के ज़ॉम्बीज तो बेचारे मासूम इंसानों का शिकार करके बनाए गए थे। ये चीजें मेलिनी को अंदर तक तोड़ देती हैं। वो समझ जाती है कि असली शैतान ये ज़ॉम्बीज नहीं है बल्कि इंसान ही है। अभी ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप दोबारा दो तरफ से इनके पीछे पड़ चुका था। उससे बचने के लिए ये लोग जब आगे भागते हैं तो आगे अब इन्हें एक सिक्योरिटी गेट से गुजरना था। ये सिक्योरिटी गेट लॉक था, इसके ऊपर चढ़ना भी मुश्किल था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेलिनी का फियांसी जो हमेशा उसकी मदद कर रहा था और हीरो बन रहा था, वो जब यहाँ पे देखता है कि ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा करीब आ रहे हैं और वो या फिर मेलिनी की जान बचा सकता है या फिर अपनी, तो इस टाइम वो मेलिनी को कुर्बान करने का फैसला करता है और खुद यहाँ से भाग जाता है गेट के ऊपर चढ़ते हुए। ज़ॉम्बीज इन लोगों के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और वो सोल्जर जो असल में सब लोगों की मदद कर रहा था वो इस मर्तबा भी एक हीरो जैसा ही फैसला करता है। मेलिनी को वो यहाँ से भाग जाने को कहता है और खुद पीछे रुक जाता है। वो ज़ॉम्बी को गोली मारता है लेकिन पता चलता है कि अब उसकी बंदूक में भी आखिरी ही गोलियां थी। वो इन्हीं गोलियों से लड़ने लगा ताकि मेलिनी को वक्त मिल सके यहाँ से भागने का। आखिर गोलियां भी खत्म हो जाती हैं और ज़ॉम्बीज उसके ऊपर हमला कर देते हैं और वो अपनी जान का सैक्रिफाइस दे देता है ताकि सिर्फ मेलिनी जिंदा रह सके। मेलिनी किसी तरह छत पर पहुंच जाती है अपने फियांसी का पीछा करते हुए, जिसके बाद ये दोनों वापस रिजॉर्ट एरिया में निकल आते हैं। अभी भी उसका फियांसी आगे आगे भाग रहा था और कुछ दूर जाने पर जब दोबारा मेलिनी उसके करीब पहुंचती है तो देखती है कि उसके फियांसी को भी आखिर ज़ॉम्बी ने काट ही लिया था। वो जितना भी मौत से भागता मौत ने उसे पकड़ ही लिया। मेलिनी उसे देखकर इमोशनल हो जाती है। वो ये जानती थी कि अभी इसी इंसान ने उसे पीछे मरने के लिए छोड़ा था, लेकिन उसके बावजूद वो उससे नफरत नहीं करती और ना ही गुस्से में उसे गोली मारती है, बल्कि अपनी गन उसके पास रख जाती है ताकि वो अपने आप को खत्म कर सके और ज़ॉम्बी बनने से बचा सके। जिसके बाद मेलिनी यहाँ से भागते हुए कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे वैलेरी मिल जाती है। वैलेरी इस टाइम यहाँ पर सभी सबूत मिटाने की कोशिश कर रही थी। जो बुरे काम उसने किए थे वो सारे कामों को मिटाना चाहती थी। मेलिनी को इस टाइम गुस्सा आ गया था। वो वैलेरी पर चिल्लाने लगी कि कैसे इंसान हो तुम इंसान नहीं शैतान हो, तुमने कितने लोगों की जान ली है सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा बिजनेस बढ़ सके। वैलेरी कहती है मेलिनी मेरी बात सुनो, इस टाइम लड़ने का वक्त नहीं है, देखो इधर से मेरे साथ सेफ जोन में चलो। पर मेलिनी को तो उस पर इतना गुस्सा था कि वो उसके ऊपर टूट पड़ी। इनकी इस हाथापाई के दौरान पीछे से यहाँ के भी लॉक खुल गए और यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया। ये देखते हुए मेलिनी पीछे की तरफ हट गई
और वेलरी के अपने ही एम्प्लॉयज और प्रोडक्ट्स यानी वो इंसान जिसको उसने ज़ॉम्बी बनाया था वो अब उसे ही काटने लगे। इसी सब चीज का फायदा उठाते हुए मेलिनी ने यहाँ से भागने का फैसला किया। मेलिनी फाइनली इस रिजॉर्ट से बाहर निकलकर आइलैंड के दूसरे किनारे पर पहुंच चुकी थी और उसी टाइम उसे अब आसमान में जेट्स की आवाजें आ गई थी। ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल शुरू हो चुका था और यहाँ पर बड़े बड़े बॉम्ब्स गिरने लगे थे हवा में। जैसे ही ये आग का तूफान आता है उसी टाइम अपने आप को बचाने के लिए मेलिनी समुद्र के अंदर जंप कर देती है और यहीं से फिर कहानी 3 हफ्ते आगे बढ़ जाती है। न्यूज में बताया जाता है कि उस आइलैंड पर सभी लोग मारे जा चुके थे। मेलिनी ने समंदर में जंप कर अपने आप को बचा लिया था। उसके पास इस टाइम सैडी की फ्लैश ड्राइव भी थी जो सैडी ने जैक को दी थी और जैक से मेलिनी ले आई थी। उसी फ्लैश ड्राइव के जरिए वो दी रिजॉर्ट के, बेलरी के और होप फॉर यू चैरिटी के सारे काले कारनामे सबके सामने रख देती है। होप फॉर यू चैरिटी जिसका बहुत बड़ा नाम था, जहाँ पर लोग बहुत सारे पैसे दिया करते थे, एक ही मिनट में वो बदनाम हो जाते हैं। मेलिनी से काफी सारे लोग इंटरव्यू लेना चाहते थे क्योंकि वो एक बहुत बड़े हादसे से बचकर आई थी और वहां पर बहुत कुछ देख कर आई थी। लेकिन मेलिनी कोई भी इंटरव्यू नहीं देती, बस एक बात सब लोगों से कह देती है कि हम इंसान इन ज़ॉम्बी से ज्यादा बड़े शैतान हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस आइलैंड पर ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल के बावजूद भी कुछ ज़ॉम्बीज बच गए थे जो समुद्र के जरिए तैरते हुए अब मेन लाइन पर आ चुके थे और उन्होंने सर्वाइवर्स पर हमला करना शुरू भी कर दिया था। और इस चीज से हम अंदाजा कर पाते हैं कि जिस ज़ॉम्बी वायरस को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने बड़े बड़े फैसले लिए थे, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी, वो ज़ॉम्बी वायरस दोबारा इस दुनिया को तबाह करने वाला था। और बस इसी सब को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।